हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल वाइट पेज एग्ज़ाम पर। तो दोस्तों आज फिर मैं हाजिर हूँ आपके सामने एक और नई वीडियो के साथ। दोस्तों आज की वीडियो का आपको टाइटल भी दिख चुका होगा और दोस्तों आप थंबनेल भी दिख चुके होंगे। दोस्तों आज हम कक्षा 10 विज्ञान की बात करेंगे जो साइंस है। दोस्तों आज हम साइंस में चैप्टर नंबर 10 प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन के बारे में जानकारी देंगे। प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। दोस्तों इसके अंतर मैंने वो सभी क्वेश्चन मेंशन करे हैं जो बोर्ड परीक्षा में बार बार पूछे जा रहे हैं, जिनकी 2023 में पूछने की ज़्यादा उम्मीद है। यानी दोस्तों मैं ये तो नहीं कह सकता कि ये क्वेश्चन 100% आएंगे, लेकिन दोस्तों मैं ये आपको ये बात गारंटी दे रहा होता हूँ कि दोस्तों ये 99% ये क्वेश्चन इनकी पूछने की संभावना है, क्योंकि दोस्तों ये क्वेश्चन ही अपने आप में इतने इम्पोर्टेंट है। दोस्तों आज मैं आपको पूरा ये जो इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, दोस्तों मैं आज आपको सभी क्वेश्चन कराने वाला हूँ। तो दोस्तों कक्षा 10 विज्ञान 2023 यानी साइंस एग्ज़ाम जो बोर्ड एग्ज़ाम होने वाला है, चैप्टर 10 होगा दोस्तों, प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन होगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं, यानी वही क्वेश्चन है कि जो बोर्ड परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। 2023 बोर्ड परीक्षा वाले स्टूडेंट जरूर देखें। दोस्तों जो छात्र 2023 में बोर्ड परीक्षा देंगे वे इस वीडियो को जरूर देखें। दोस्तों अगर आप कक्षा 10 और कक्षा 12 से रिलेटेड किसी भी वीडियो को देखना चाहते हैं जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों की वीडियो है, दोस्तों मैं उन सभी की प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाकर वहां से भी उन वीडियो को देख सकते हो। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आप जो ये वीडियो है अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें। और दोस्तों हाँ, आपसे एक और मेरा अनुरोध है कि आप एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दें कि आपको जो मैं पढ़ा रहा हूँ, जो ये चैप्टर करा रहा हूँ, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। और दोस्तों वीडियो को लाइक और कर देना, और दोस्तों अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो। सबसे पहले बात करते हैं प्रकाश। प्रकाश किसे कहते हैं? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, यानी प्रकाश किसे कहते हैं? प्रकाश क्या है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। क्या है दोस्तों? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, नहीं दोस्तों प्रकाश क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा है जो वस्तुओं को दृश्यमान का मतलब दोस्तों देखने योग्य बनाती है। दोस्तों दृश्यमान का अर्थ क्या है मैं आपको बताता हूँ। यानी सबसे पहले प्रकाश समझिए, प्रकाश क्या है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। ऊर्जा का मतलब दोस्तों प्रकाश से हमें ऊर्जा मिलती है नहीं मिलती? दोस्तों अगर आप एक एक्सपेरिमेंट कीजिए, जो पहले घरों में जो लाल वाला बल्ब होता था ना, जो 100 वाट का होता था, आप उसे जलाकर दोस्तों आप जब कुछ काफ़ी देर बाद आप उसके आगे अगर आप ऐसे हाथ रखेंगे, या आप दोस्तों आप उसके आगे ऐसे हाथ रखेंगे, तो दोस्तों वो जो आपका हाथ वो गर्म कर देता है। क्योंकि दोस्तों उस बल्ब का अक्सर यूज जो होता है, जो आप देख सकते होंगे पेटीज जो होती हैं, इन पेटीज को गर्म करने में भी उस बल्ब का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों क्या है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो वस्तु को द्रव्यमान बनाती है। दोस्तों द्रव्यमान का मतलब दोस्तों वस्तु को देखने योग्य बनाती है। अब आप सभी को ये वीडियो दिख रही होगी, लेकिन दोस्तों मैं अब अपने फ़ोन की जो फ्लैश लाइट है या इसकी मैं फ्लैश लाइट बंद करता हूँ, और दोस्तों अब आप देखना कि आपको कितनी वीडियो दिख रही है या नहीं दिख रही, दिख रही है नहीं दिख रही। दोस्तों कितना फ़र्क पड़ा इस चीज़ से? फ़र्क पड़ा नहीं पड़ा? तो दोस्तों क्या है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो वस्तु को देखने योग्य या वस्तु को दृश्यमान का मतलब दोस्तों जो दिखने योग्य बनाती है। अब दोस्तों आप प्रकाश समझ गए। प्रकाश क्या है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो वस्तु को दृश्यमान बनाती है। अब मैं बात करता हूँ प्रकाश किरण किसे कहते हैं। वह सरल रेखा जिसके अनुदिश प्रकाश गमन का मतलब है, नहीं गमन का मतलब दोस्तों क्या होता है? गमन का मतलब होता है चलना। वह सरल का मतलब दोस्तों, सरल का मतलब एक सीधी रेखा जिसके अनुदिश प्रकाश गमन का मतलब प्रकाश गमन करता है, और प्रकाश किरण कहलाती है। यानी दोस्तों आप सभी जानते हैं कि जो प्रकाश है वो एक तरह से इस तरह, जैसे आप ये पेन देख रहे हो, इस तरह एक सीधी रेखा में गमन का मतलब दोस्तों प्रकाश चलता है। आप देखना जब कभी आप जो कोई बंद कमरा है उसमें अपने फ़ोन से या अपने फ़ोन की या जो बैटरी होती है उसकी टॉर्च मारकर देखना, तो जो टॉर्च है ना वो दोस्तों एक सीधी रेखा में जाएगी। आप ये एक्सपेरिमेंट करना, जो टॉर्च होगी वो सीधी रेखा में चली जाएगी। तो दोस्तों ये वही प्रकाश है, यानी प्रकाश किरण है। यानी प्रकाश किरण वह सरल रेखा है जिसके अनुदिश प्रकाश गमन करता है, प्रकाश किरण कहलाती है। प्रकाश हमेशा सरल रेखा में चलता है। अब हम बात करते हैं प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? जब प्रकाश किरण किसी पोलिशदार व चिकने पृष्ठ पर गिरती है, यानी जब प्रकाश किरण किसी पोलिशदार व चिकने, पोलिशदार का मतलब जिस पे पॉलिश हो दोस्तों, जिस पे पॉलिश होगी वही चिकना होगा।
पृष्ठ पर गिरती है तो उसका अधिकांश भाग वापस लौट आता है, वापस लौट आता है, तो इसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। दोस्तों इस तरह समझिए, यानी यह एक दोस्तों एक जाली, यानी यह एक पोलिशदार या चिकना पृष्ठ है, और दोस्तों इस पर हमने जो प्रकाश की किरण है वो हमने इस तरह से डाली, यानी प्रकाश की किरण इस पर इस तरह से आई। तो दोस्तों क्या करा, प्रकाश की किरण जब उस पर डालते हैं तो पृष्ठ पर गिरते हैं तो उसका अधिकांश भाग वापस लौट आता है। वापस दोस्तों इसी दिशा में नहीं जाने का, वापस वो ऐसे चला जाता है। वापस कैसे दोस्तों, वो वापस इस दिशा में चला जाता है। किस दिशा में, वापस इस दिशा में चला जाता है। तो यही प्रकाश का परावर्तन है। जब प्रकाश किरण किसी पोलिशदार व चिकने पृष्ठ पर गिरते हैं तो उसका अधिकांश का मतलब है ज़्यादातर भाग वापस लौट आता है। वापस का मतलब दोस्तों जैसी गया ऐसी वापस आ गया, तो इसे प्रकाश का परावर्तन, क्या इसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ध्यान रखना दोस्तों, अपवर्तन अलग होता है, परावर्तन अलग होता है। जब प्रकाश की किरण किसी पोलिशदार या चिकने पृष्ठ पर गिरते हैं तो उसका अधिकांश भाग जब वापस चला जाएगा तो दोस्तों उसे परा का मतलब दोस्तों परावर्तन, यानी बाहर चला गया, परावर्तन कहलाता है। मैं बात करता हूँ दोस्तों दर्पण की। दर्पण किसे कहते हैं दोस्तों, दर्पण यानी हम बात करते हैं समतल दर्पण, यानी कांच की समतल प्लेट, यानी कांच की समतल प्लेट के एक पृष्ठ पर कलाई करके उसके दूसरे पृष्ठ को परावर्तक बना देते हैं तो दर्पण समतल दर्पण कहलाता है। बना देते हैं तो यानी बना देने से प्राप्त दर्पण, जो हमें दर्पण होगा समतल दर्पण प्राप्त होगा। समतल का मतलब दोस्तों आप जिसमें अपना चेहरा देखते हो ना, जो वो कांच का शीशा होता है दोस्तों, उसकी तरफ एक सिल्वर की, यानी उसके जो एक पृष्ठ पर आप देखते होंगे कि जो इधर का एक पृष्ठ है दोस्तों, उस पर किसी तरह की एक पॉलिश हुई हुई रहती है। इधर से हमें कुछ नहीं दिखाई देता, लेकिन दोस्तों शीशे का जो दूसरी तरफ का वो है उसमें हमें अपना चेहरा साफ दिखाई देता है, क्योंकि दोस्तों उसके एक पृष्ठ पर एक तरह की कलाई कर देते हैं और दूसरा ये परावर्तक दूसरे पृष्ठ को परावर्तक बना देते हैं। परावर्तक का मतलब दोस्तों जैसे ही आप मान लीजिए यह शीशा है, यह दोस्तों शीशा है, इसके इस वाले पृष्ठ पर तो वो पॉलिश कर दी, और दोस्तों यह खाली ये वाला जो शीशा है ये ऐसे ही छोड़ दिया। तो दोस्तों यानी आप ये हैं, और जैसे ही आप इस शीशे की तरफ देखोगे दोस्तों, आपने इस शीशे की तरफ देखा तो दोस्तों जैसे ही आपकी आंखों से रोशनी शीशे में पड़ी तो दोस्तों वो वापस होकर दोबारा आपकी आंख में वापस आ जाती है। तो दोस्तों आपको अपना चेहरा शीशे में दिखाई देने लगता है। अब दोस्तों बात करते हैं अवतल दर्पण की। दोस्तों समतल दर्पण पढ़ लिया, अब बात करते हैं दोस्तों अवतल दर्पण किसे कहते हैं। वे गोले दर्पण जिनके उभरा हुआ तल पर कलाई होती है, वे गोले दर्पण जिनके उभरे हुए तल पर कलाई होती है तथा परावर्तन अंदर की ओर दबी सतह से होता है, अवतल दर्पण कहलाते हैं। यानी वे गोले दर्पण जिनके उभरे हुए तल पर कलाई होती है तथा परावर्तन अंदर की ओर होता है, अंदर की ओर दबी हुई सतह से होता है, अवतल दर्पण कहलाते हैं। दोस्तों मैं आपको अवतल दर्पण बनाकर दिखाता हूँ। वो कह रहा है वे गोले दर्पण जिनके उभरे का मतलब दोस्तों इस तरह से देखिए अब आप इसमें देखिए कि इसका उभरा हुआ तल कौन सा है। उभरा हुआ तल ये तो है, तो वे गोले दर्पण जिनके उभरे हुए तल पर कलाई होती है, उभरे हुए तल पर यानी दोस्तों इस पर ये एक तरह की ऐसे कलाई कर देते हैं, कलाई होती है तथा परावर्तन कहाँ से होगा दोस्तों, परावर्तन यहाँ से अंदर से ऐसे किरण आएगी और ऐसे निकल जाएगी। परावर्तन अंदर की ओर से दबी हुई सतह से होता है, अवतल दर्पण कहलाते हैं। यानी दोस्तों अवतल दर्पण कौन होंगे, वे गोलीय दर्पण जिनका उभरा हुआ तल, ध्यान रखना अवतल दर्पण का तो उभरा हुआ तल होगा, अवतल दर्पण का उभरा हुआ तल होगा, और जो परावर्तन होगा कहाँ से, परावर्तन होगा दोस्तों अंदर से, अवतल दर्पण कहलाते हैं। अब समझिए उत्तल दर्पण को दोस्तों, अब समझिए उत्तल दर्पण को। उत्तल दर्पण कौन से है, वे गोलीय दर्पण जिनके दबे तल पर कलाई होती है, दबे तल पर यानी दोस्तों इसका हमें उल्टा करना, जैसे दबे तल यानी इस तरह से बनाना है, इस तरह से बनाना है दोस्तों। और दबे हुआ तल कौन सा, ये वाला दबा हुआ तल है ना, इस पर कलाई होगी, ये हमने इस पर कलाई कर दी। तथा वे गोलीय दर्पण जिनके दबे हुए तल पर कलाई होती है तथा परावर्तन बाहर उभरी हुई सतह से होता है, उत्तल दर्पण कहलाते हैं। तो दोस्तों इसमें परावर्तन कहाँ से होगा, बाहर उभरी हुई सतह से होता है। क्या कहलाएंगे दोस्तों, ये कहलाएंगे उत्तल दर्पण कहलाते हैं, उत्तल दर्पण कहलाते हैं। दोस्तों चलते हैं अगले पेज पर। अब बात करते हैं दोस्तों फोकस दूरी तथा वक्ता त्रिज्या में संबंध। यानी दोस्तों ये इतना इंपॉर्टेंट है कि इससे एक न्यूमेरिकल हर बार आपकी परीक्षा में पूछा जाता है। और यानी क्या तो न्यूमेरिकल आएगा या एक बहुविकल्पी प्रश्न आएगा 2 नंबर का। आप सभी जानते हैं कि आपकी बार में बहुविकल्पी भी 2 नंबर का हो गया। तो फोकस दूरी तथा वक्ता त्रिज्या r में संबंध। तो दोस्तों फोकस दूरी क्या होती है, f, वक्ता त्रिज्या क्या होती है r/2,
यानी फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। ध्यान रखना, फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। यानी अगर आपको फोकस दूरी निकालनी तो हमें वक्रता त्रिज्या अगर 4 दे रखी तो फोकस दूरी कितनी होगी दोस्तों, 2 होगी। फोकस दूरी 2 होगी। यानी देखना, फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, ये इसका फॉर्मूला होता है। एफ का मतलब फोकस दूरी, आर का मतलब वक्रता त्रिज्या, और 2 से इसे डिवाइड कर दें यानी 2 यानी आधी होगी। अब गोलीय दर्पण के लिए फोकस दूरी का सूत्र, दोस्तों इस सूत्र को जरूर आप ध्यान रखना। जो गोलीय दर्पण के लिए फोकस दूरी का सूत्र 1 नंबर के बहुविकल्पी क्वेश्चन में दोस्तों बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है कि गोलीय दर्पण का फोकस यानी गोलीय दर्पण के लिए फोकस दूरी का सूत्र क्या होगा। 1 बराबर एफ बराबर 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। दोस्तों अगर प्लस आता है बीच में 1/v प्लस 1/u है तो दोस्तों ये किसका सूत्र है, ध्यान रखना, दर्पण का सूत्र है। अगर 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u है तो दोस्तों वो कौन सा सूत्र है, वो यानी दर्पण का सूत्र है। अब चलते हैं अगले उस पर। दोस्तों कह रहा है कि प्रकाश का अपवर्तन। दोस्तों हमने पिछले वाले पेज पर क्या करा था, दोस्तों इस वाले पेज पर करा था, मैंने बताया था आपको प्रकाश का परावर्तन। लेकिन दोस्तों इसमें क्या पूछ रहा, इसमें अब की बार पूछ रहा है प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं। प्रकाश के अपवर्तन के बारे में बताऊंगा मैं आपको। तो दोस्तों जब कोई प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। दोस्तों समझना, यानी अगर प्रकाश की किरण वापस लौट की तो प्रकाश का परावर्तन। लेकिन अगर जब प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम में से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती है और अपने मार्ग से विचलित हो जाती है तो इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। इसे ध्यान रखना, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। यानी दोस्तों इस तरह से समझिए, यहाँ समझिए दोस्तों, यानी दोस्तों ये 2 माध्यम है, एक माध्यम इधर है और दोस्तों एक माध्यम इधर है। तो दोस्तों जब कोई प्रकाश की किरण क्या करा, जब कोई प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती है, यानी प्रकाश की किरण दोस्तों इस माध्यम में से इस माध्यम में आई, इस माध्यम में से इस माध्यम में से आई, माध्यम में जाती है तो वह अपने मार्ग का मतलब दोस्तों ये है प्रकाश की किरण ऐसे जा रही है, लेकिन दोस्तों अब ये ऐसे न जाकर ए ऐसे इंगोगु चली जाएगी। तो ये क्या हो गया दोस्तों, आपको दिख रहा होगा कि अपने मार्ग से क्या हो रही है, विचलित का मतलब अपने मार्ग से भटक जाती है। तो इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। जब प्रकाश की किरण दोस्तों सीधी निकल, यानी प्रकाश की किरण ऐसे आई और ऐसे चलेगी तो वो क्या होगा, वो कहलाएगा दोस्तों परावर्तन, वो कहलाएगा परावर्तन। लेकिन जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है और अपने मार्ग से विचलित हो जाती है तो वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है प्रकाश का अपवर्तन। अब बात करते हैं दोस्तों लेंस की। लेंस किसे कहते हैं, 2 पृष्ठों से घिरे कोई पारदर्शी माध्यम जिसका एक या दोनों पृष्ठ गोलीय हो लेंस कहलाते हैं। 2 पृष्ठों से घिरा हुआ कोई पारदर्शी माध्यम जिसका एक या दोनों पृष्ठ गोलीय हो लेंस कहलाते हैं। लेंस 2 प्रकार के होते हैं। लेंस क्या प्रकार के होंगे दोस्तों, लेंस 2 प्रकार के होते हैं। उत्तल लेंस, दोस्तों उत्तल जो लेंस होगा ना वो इस तरह का होगा, उत्तल लेंस। ये दोस्तों उत्तल लेंस इस तरह का होगा। और दोस्तों अवतल लेंस किस तरह का होगा, दोस्तों अवतल लेंस इस तरह का, अवतल लेंस इस तरह का। तो ध्यान रखना, ये कौन सा लेंस है, उत्तल लेंस है, ये कौन सा लेंस है, अवतल लेंस है। तो 2 पृष्ठों से घिरा हुआ कोई पारदर्शी माध्यम, 2 पृष्ठों से घिरा कोई पारदर्शी माध्यम जिसका एक या दोनों पृष्ठ गोलीय हो, जिसका क्या था एक पृष्ठ गोल हो या किसका एक पृष्ठ गोल हो या दोनों पृष्ठ गोल हो, क्या कहलाते हैं, लेंस कहलाते हैं। जिसका क्या तो एक पृष्ठ गोल हो या दोनों पृष्ठ गोल हो, लेंस कहलाते हैं। अब मैं बात करता हूँ लेंस के सूत्र की। लेंस का सूत्र क्या होता है दोस्तों, 1/f बराबर यानी 1/f बराबर 1 1/v माइनस 1/u। दोस्तों अगर मैं यहाँ 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u रख दूँ तो दोस्तों ये कौन सा सूत्र होगा, ये हो जाएगा दोस्तों दर्पण का सूत्र। कौन सा, ये हो जाएगा दर्पण का सूत्र। लेकिन अगर बीच में माइनस आ गया, माइनस आने के बाद में किसका सूत्र होता है, माइनस आने के बाद में वो लेंस का सूत्र बन जाता है। अगर बीच में माइनस है लेंस का सूत्र है, बीच में प्लस है किसका, दर्पण का सूत्र है। लेंस का सूत्र 1 यानी 1/v बराबर यानी 1/v बराबर माइनस 1/u। तो अगर माइनस है तो दोस्तों लेंस का है और जो प्लस है तो ध्यान रखना दर्पण का सूत्र है। इस चीज़ का खासकर ध्यान रखना। अब बात करते हैं दोस्तों स्नेल का नियम किसे कहते हैं, यानी स्नेल का नियम किसे कहते हैं, इसे समझिए दोस्तों। यानी स्नेल का नियम किन्हीं 2 माध्यम के लिए तथा एक ही रंग
के प्रकाश के लिए आपतन कोण की ज्या साइन आर तथा अपवर्तन कोण की ज्या साइन आर का अनुपात नियतांक होता है यदि आपतन कोण आई व अपवर्तन कोण आर हो। एक बार और समझिए, किन्हीं दो माध्यमों के लिए, यानी दोस्तों दो माध्यमों की बात करा, किन्हीं दो माध्यमों के लिए तथा एक ही रंग, यानी दो माध्यम हो और एक ही रंग के प्रकाश, यानी दो माध्यम हो और एक रंग के प्रकाश के लिए आपतन कोण की ज्या, आपतन कोण की ज्या आई, आपतन कोण की ज्या आपतन कोण की ज्या साइन आई तथा अपवर्तन कोण की ज्या साइन आर का अनुपात क्या होता है, नियतांक होता है यदि आपतन कोण आई व अपवर्तन कोण आर हो। तो दोस्तों ध्यान रखना, अगर किन्हीं दो माध्यम है और उसमें एक ही रंग का प्रकाश है तो आपतन कोण की ज्या आई तथा अपवर्तन कोण की ज्या आर का अनुपात नियतांक होता है, यानी साइन आई अपॉन साइन आर बराबर नियतांक। दोस्तों ये मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला है, इससे बहुत सारे न्यूमेरिकल होंगे और ये स्नेल का नियम भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान रखना दोस्तों, किन्हीं दो माध्यमों के लिए एक ही रंग के प्रकाश के लिए आपतन कोण की ज्या आई तथा अपवर्तन कोण की ज्या आर का अनुपात नियतांक होता है यदि आपतन कोण आई व अपवर्तन कोण आर हो, अपवर्तन कोण आर हो। अब देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। दोस्तों ये एक न्यूमेरिकल लेकर आया हूँ मैं, जिससे आप समझ सको कि न्यूमेरिकल कैसे होता है। यानी ये कह रहा है कि एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, इसकी फोकस दूरी क्या होगी। तो दोस्तों समझिए, यानी एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होगी दोस्तों, वक्रता त्रिज्या यानी आर बराबर क्या है, आर बराबर 22 सेंटीमीटर, और इसकी फोकस दूरी पूछ रहा है कि फोकस दूरी क्या होगी। तो अभी मैंने बताया था कि फोकस दूरी, मैंने अभी आपको यहाँ बताया था, ये रहा फोकस दूरी का सूत्र होता है F बराबर आर बाई आर अपॉन 2। तो दोस्तों F बराबर आर अपॉन 2। तो दोस्तों हमें F निकालना, तो R कितना हमारा, R दे रखा दोस्तों हमारा कितना, R दे रखा 20, R दे रखा हमारा 20 और बाई 2, तो F कितना आ जाएगा दोस्तों 10, F आ जाएगा 10, F आ जाएगा 10। यानी एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, इसकी फोकस दूरी क्या होगी, वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर, इन दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या अपॉन में 2 बराबर 20/2 बराबर 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। दोस्तों उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब किस प्रकार का बनता है तथा उत्तल दर्पण के उपयोग लिखिए। तो दोस्तों आप उत्तल दर्पण भूले तो नहीं दोस्तों, उत्तल दर्पण मैंने बताया था, उत्तल दर्पण जिसके अंदर की ओर कलाई की जाती हो और जो परावर्तन है वो कहाँ से होगा, बाहर से होगा, उत्तल दर्पण कहलाते हैं। और दोस्तों अवतल दर्पण कौन से होंगे, अवतल दर्पण जिनके उभरे हुए तल पर कलाई होती है और परावर्तन कहाँ से, परावर्तन अंदर से हो, क्या कहलाएंगे, अवतल दर्पण कहलाएंगे। ये कौन से, अवतल, और दोस्तों ये कौन सा, यू है उत्तल, ये होगा उत्तल। तो उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब किस प्रकार का बनता है तथा उत्तल दर्पण के उपयोग लिखिए। तो उत्तल दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब सदैव सीधा व छोटा होता है। उत्तल दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब सदैव छोटा व सीधा होता है। ध्यान रखना, जो भी प्रतिबिंब उत्तल दर्पण में बनेगा, कौन सा प्रतिबिंब सदैव सीधा होगा और छोटा होगा। उत्तल दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब सीधा व छोटा होता है। और उत्तल दर्पण के उपयोग लिखेंगे, सड़क तथा गलियों में लगे लैंपों में उत्तल दर्पण लगाए जाते हैं। दोस्तों जो आप देखते हैं, जो सड़क तथा गलियों में जो लैंप लगे होते हैं उनमें उत्तल दर्पण लगाए जाते हैं। ट्रक, बस व मोटर कार में ड्राइवर की सीट के पास लगा होता है। दोस्तों आप देखते होंगे कि जब आप किसी वाहन में सफ़र करते हैं तो दोस्तों जिस साइड ड्राइवर बैठा होता है तो दोस्तों उस साइड एक शीशा लगा हुआ होता है जिसमें पीछे से आने वाली गाड़ियों का हमें पता चलता रहे। जब आप मोटरसाइकिल पर देखते हो तो मोटरसाइकिल पर भी एक शीशा लगा होता है। तो दोस्तों अवतल दर्पण का क्या प्रयोग है, दोस्तों अवतल दर्पण का जो प्रयोग है यानी बहुत बड़ी चीज़ों को एक छोटी सी चीज़ में समेट कर दिखा देता है। यानी दोस्तों पीछे से कितनी बड़ी बड़ी गाड़ी आती हैं, कितनी बड़ी बड़ी गाड़ी होती है, कितनी बड़ी सड़क होती है, लेकिन वो सबको किस में, एक बाइक का इतना सा शीशा होता है, उसके अंदर ही इन सब की जो इतनी सारी चीज़ें, इतनी सारी चीज़ वो सब इसके अंदर हमें दिखाई देती है। क्यों, क्योंकि दोस्तों उत्तल दर्पण का जो प्रयोग है ना, इन सभी चीज़ को, बड़ी चीज़ों को समेटकर एक छोटी चीज़ में कन्वर्ट कर देता है। तो दोस्तों सड़क तथा गलियों में लगे लैंपों का प्रयोग उत्तल दर्पण यानी उत्तल दर्पण लगाए जाते हैं। बस तथा मोटर कारों में ड्राइवर की सीट के पास लगा होता है। मैंने बता दें कि ड्राइवर की सीट के पास क्यों लगा होता है दोस्तों, ड्राइवर की सीट के पास इसलिए लगा होता है कि जो पीछे से हमें आने वाले वाहन दिख जाए। क्योंकि उत्तल दर्पण का जो प्रयोग होता है, उत्तल दर्पण का जो उपयोग होता है वो बड़ी से बड़ी चीज़ को छोटा करके दिखा देता है, यानी बहुत सारी चीज़ों को एक छोटी सी चीज़ में कैद कर देता है। अब उसी तरह से दोस्तों अवतल दर्पण के प्रयोग देखेंगे।
दोस्तों अवतल दर्पण के उपयोग देखेंगे। अवतल दर्पण का उपयोग सेविंग करने में होता है। अवतल दर्पण का उपयोग सेविंग करने में होता है। दोस्तों अवतल दर्पण क्या होता है दोस्तों? अवतल दर्पण छोटी चीज को बड़ा कर देता है। जो कोई इतनी सी चीज है ना, अवतल दर्पण दोस्तों उसे इतना बड़े करके दिखाता है। अवतल दर्पण उसे इतना बड़ा करके दिखाता है। ध्यान रखना, उत्तल दर्पण क्या होगा? इतनी बड़ी चीज को क्या इतनी सी बना देगा। और दोस्तों अवतल दर्पण क्या करेगा? इतनी सी चीज को इतनी बड़ी करके दिखा देगा। तो ध्यान रखना, उत्तल दर्पण दोस्तों, उत्तल दर्पण बड़ी चीज को छोटी करेगा और अवतल दर्पण छोटी चीज को बड़ी कर देता है। और डॉक्टर द्वारा आंख, नाक, कान व गले के परीक्षण में का मतलब दोस्तों, अगर आपके कान में कुछ हो जाता है या दोस्तों आपकी आंख में कुछ हो जाता है, नाक में कुछ हो जाता है, तो दोस्तों ये इतने बड़े नहीं होते कि हम इनमें अच्छी तरीके से देख सकें। लेकिन दोस्तों अवतल दर्पण के उपयोग, क्योंकि मैंने बताया कि अवतल दर्पण का उपयोग होता है कि ये छोटी सी चीज़ को बड़ा करके दिखा देता है। तो अवतल दर्पण के प्रयोग से हमें जो छोटी छोटी चीज़ है उन्हें बड़ा करके हम देख सकते हैं, उन्हें देख सकते हैं। अब दोस्तों आपका ये लास्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश के परावर्तन से क्या तात्पर्य है? प्रकाश के परिवर्तन को चित्र की सहायता से बताइए। नहीं, मैंने बताया था प्रकाश का परावर्तन। अभी मैंने बताया था कि एक किरण ऐसे आएगी और दूसरी किरण ऐसे चली जाएगी। तो दोस्तों मैं इसे आपको चित्र के माध्यम से समझाता हूँ। दोस्तों ये चित्र है, ये दर्पण है और दोस्तों इस पर आपतित किरण यानी ऐसे किरण आई और दोस्तों इसके बाद किरण एक सीधी ऐसे निकल गई, यानी आपतित किरण आई और परावर्तित किरण आर ऐसे चलेगी। आपतित किरण ऐसा आई और दोस्तों परावर्तित होकर चलेगी। दोस्तों आने वाली किरण को क्या कहेंगे? जो किरण आने वाली है उसे आपतित किरण कहेंगे और जो जाने वाली किरण है उसे कहेंगे परावर्तित किरण कहते हैं। आने वाली किरण को आपतित किरण और जाने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। आने वाली किरण को आपतित किरण और जाने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। और ये किससे टकरा कर जाती है दोस्तों? ये दर्पण से टकरा कर जाती है। अब दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं आपको दिखाता हूँ इसके अगली जो डेफिनेशन है उसे समझिए। यानी दोस्तों समझिए इसे, यानी प्रकाश का परावर्तन कैसे होता है? यानी प्रकाश की किरण किसी चिकने तल, यानी मैंने बताया था किसी चिकने तल से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौटना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। मैंने उससे पीछे बताया था कि दोस्तों ये कोई चिकना तल है, क्योंकि इसके एक और तो पॉलिश हो रही है। दोस्तों ये कैसा? ये चिकना तल है। कैसा दोस्तों? ये चिकना तल है। दोस्तों ये चिकना तल है। तो प्रकाश की किरण ऐसा आई और किसी चिकने तल से टकराकर वापस चलेगी, इसे ही प्रकाश का क्या कहेंगे? इसे ही प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। यानी जब प्रकाश की किरण किसी चिकने तल से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौटना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। प्रकाश जिस तल से परावर्तित होता है उस तल को परावर्तक तल कहते हैं। तो यानी दोस्तों ये किससे हो रहा? यानी ये किससे परावर्तित हो रहा? ये कौन सा तल है जिससे परावर्तित हो रहा ना, वो कौन सा? ये परावर्तक तल कहलाता है। ये परावर्तक तल कहलाता है। यानी प्रकाश जिससे परावर्तित होता है वह परावर्तक तल कहलाता है। माना Mn एक परावर्तक तल है, तल पर An प्रकाश किरण आपतित होती है। यानी Mn क्या दे रखा दोस्तों? Mn, M और N, Mn या Mn दोस्तों, Mn एक है परावर्तक तल है दोस्तों। और इस पर An एक प्रकाश किरण, An का मतलब दोस्तों An आपको दिख रहा होगा दोस्तों। An एक इस पर आपतित किरण है, An इस पर एक आपतित किरण है तथा Nc परावर्तित किरण है, Nc परावर्तित किरण है और Nn परावर्तक तल पर आपतन बिंदु खींचा गया है, अभिलंब है। यह प्रकाश के परावर्तन के नियम अनुसार स्पष्ट किया जा सकता है। प्रकाश के परावर्तन के नियम अनुसार स्पष्ट किया जा सकता है। दोस्तों एक बार वो समझिए, ये आपतित किरण आई, ये परावर्तित किरण आर। दोस्तों ये कौन सा? ये परावर्तक तल हो गया। कौन सा? परावर्तक तल हो गया दोस्तों। इससे आपतित किरण ऐसे आती है, यानी Mn क्या है? Mn एक क्या है? Mn एक परावर्तक तल है। और An क्या है? An एक आपतित किरण है। जो Nc क्या है दोस्तों? Nc एक परावर्तित किरण है। और दोस्तों N और N और N डैश क्या है दोस्तों? N और N डैश है, इसमें N और N डैश है, यानी इस पर एक अभिलंब है। तो दोस्तों इसके दो नियम है। यानी प्रथम नियम, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण होगा वो कौन से परावर्तन कोण के बराबर होगा? आपतन कोण कौन सा दोस्तों? आपतन कोण उस कोण को बोलते हैं जिससे किरण जाती है। यह है आपतन कोण है, परावर्तन कोण है। यानी आपतन कोण I परावर्तन कोण R के बराबर होता है। आपतन कोण I परावर्तन कोण R के बराबर होता है, यानी दोनों बराबर होंगे, I और R आपस में बराबर होंगे। पहला नियम तो दोस्तों इसका ये हो जाता है। दूसरा नियम क्या होता है इसका?
आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब सभी एक ही तल में स्थित होते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब सभी एक तल में होते हैं। यानी मैंने देखा आपको बताया कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब सभी एक ही तल में होते हैं। यानी इसे भी एक बार देख लीजिए। देखिए, आपतित किरण, परावर्तित किरण और इन पर अभिलंब सब किसी का है, सब एक ही बिंदु पर स्थित है, नहीं है यहाँ एक बिंदु पर स्थित है ना। तो दोनों नियम मैंने आपको बता दें कि आपतन कोण I और परावर्तन कोण R के बराबर होता है। और दोस्तों आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं, तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। तो दोस्तों ये थी मेरी जो साइंस को लेकर, जो क्लास 10th की जो साइंस है दोस्तों उसको लेकर वीडियो, यानी जो चैप्टर नंबर 10 था प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। दोस्तों आई होप कि आप सभी को ये वीडियो अच्छी लग रही होंगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो दोस्तों आप अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें, क्योंकि दोस्तों मैं इनमें सिर्फ वही क्वेश्चन करा रहा हूँ जो बोर्ड की परीक्षा से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों आप अपना जल्दी से रिवाइज भी कर सकते हैं, या जिसने अभी कुछ नहीं पढ़ा दोस्तों वो भी इन चैप्टरों को देखकर या इन वीडियो को देखकर अपना सिलेबस पूर्ण कर सकता है। क्योंकि दोस्तों जो भी इस चैप्टर से बन सकता है, जिस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं दोस्तों, मैंने सभी क्वेश्चन इसमें कवर करने की कोशिश की है। तो दोस्तों आई होप कि आप सभी को वीडियो अच्छी लग रही होंगी। तो दोस्तों अगर आप चैनल पर नहीं हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।